नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल को सरकार बजट सत्र में ही लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू और टीडीपी ने अभी तक बिल के समर्थन के संकेत नहीं दिए हैं। दोनों दलों की तरफ से इसे लेकर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पहले दिल्ली में, फिर पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ और अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसका दबाव भी आंध्र प्रदेश की सरकार पर दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन से पहले ही आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने इमामों और मौजानों के वेतन में भी इजाफे का ऐलान किया। नायडू ने अभी तक वक्फ बिल के समर्थन की बात नहीं कही है और न ही बिहार के सीएम नीतीश ने ही इस बिल का समर्थन अभी तक किया है। इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिद्दी है, सरकार में संवेदना नाम की चीज नहीं है। खास तौर पर जब मुसलमानों का मामला आता है तो ये सरकार पूरी ताकत लगा देती है। सरकार कह रही है कि वो वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में ला रही है, लेकिन मुसलमानों को विश्वास में लिए बिना कैसे इस बिल को पास किया जा सकता है। फिलहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासी पाराहाई है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। एक निजी समाचार चैनल पर एक टॉक शो में जब चिराग पासवान से सवाल किया गया कि संभल में सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई। लोगों का कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस थोड़ी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? तो चिराग पासवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। चिराग से सवाल किया गया कि चिराग, जिसको आप फालतू बातें बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तो यही जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा हूँ। मैंने जब इफ्तार दिया तो मैं तिलक लगा के गया हूँ। अब इसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए तो ये व्यक्ति आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन ये सारी व्यक्ति आस्था का विषय है, जिसे सार्वजनिक रूप से या फिर धार्मिक आधार पर सामान्यीकृत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अब चिराग के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि कहीं बिहार में एनडीए में खटपट तो नहीं है, जिसकी वजह से चिराग का ये बयान आया है। क्योंकि मोदी सरकार के एक और मंत्री जयंत चौधरी भी संभल मेरठ में नमाज के मसले पर इशारों में बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ 3 और मामले दर्ज किए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक मामला जलगांव के मेयर और 2 अन्य शिकायतें नासिक के 2 व्यावसायिकों ने दर्ज कराई हैं। कुणाल कामरा को खार पुलिस 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। कामरा ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश को बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। कामरा ने हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने सिर्फ पैरोडी की थी, किसी को अपमानित नहीं किया। महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर उनके बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ है। बता दें कि ऐसे ही मामले में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। उन पर पुलिस ने एक कविता को लेकर मामला दर्ज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद महाराष्ट्र सरकार कोई सीख लेने को तैयार होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बैंकों को जनता से वसूली करने वाला कलेक्शन एजेंट बना दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बैंकिंग सेवाएं महंगी हो गई हैं। 2018 से 2024 के बीच बचत खातों और जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने की वजह से बैंकों ने ग्राहकों से कम 43,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके साथ ही एटीएम से पैसे निकालने के शुल्क में भी बढ़ोतरी होने की बात कही। खड़गे ने नागरिकों से वसूले जाने वाले अन्य बैंक शुल्कों की लिस्ट भी साझा की, जिसमें निष्क्रियता शुल्क 100 से 200 रुपए सालाना, बैंक स्टेटमेंट शुल्क 50 से 100 रुपए, एसएमएस अलर्ट शुल्क 20 से 25 रुपए प्रति तिमाही, ऋण प्रसंस्करण शुल्क 1 से 3%,
ऋण पूर्व समापन शुल्क, NEFT, डिमांड ड्राफ्ट शुल्क और KYC अपडेट जैसे हस्ताक्षर परिवर्तन पर शुल्क शामिल है। उन्होंने इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दिया। खड़गे ने यह भी बताया कि पहले केंद्र सरकार इन शुल्कों से इकट्ठी राशि का डेटा संसद में पेश करती थी, लेकिन अब यही चीज बंद कर दी गई है। सरकार का कहना है कि RBI ऐसे डेटा नहीं रखता। खड़गे ने इसे भाजपा की जबरन वसूली की नीति करार देते हुए महंगाई और लूट का आरोप लगाया। खड़गे ने इस ट्वीट के जरिए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने का काम। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये जारी रहेगा। भिक्षु विनयचार्य ने कहा कि किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार है। 12 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और अनुयायी शामिल हो रहे हैं। 9 अप्रैल को देश भर में जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। उनकी मांग है कि महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 के बोधगया टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए। आंदोलन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि जब हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध और बौद्ध दर्शन की आलोचना की गई, जब महाभारत में ब्राह्मणों ने मगध को पापियों की भूमि कहा और बुद्ध के दर्शन मात्र को कठोर दंड को ही प्रायश्चित बताया है, तो फिर आज वही ब्राह्मण महाबोधि मंदिर के प्रशासन पर काबिज क्यों है? इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी बिहार पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारी बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। इसके बाद वो सीएम नीतीश कुमार से मिले। नीतीश कुमार ने आठवले को आंदोलनकारियों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी और अपर मुख्य सचिव को यह मुद्दा सौंप दिया है। बता दें कि महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर 1949 में बोधगया टेम्पल एक्ट बनाया गया था। इसमें एक 9 सदस्यीय बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC का गठन किया गया। हालांकि इन 9 सदस्यों में से केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि 5 सदस्य, जिनमें अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है, वो हिंदू हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था बौद्धों को उनके सबसे पवित्र स्थल, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसके प्रबंधन का अधिकार देने से रोकती। हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने किया। ये तबादला उस विवाद के बीच हुआ है जिसमें जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 14 मार्च को आग लगने के बाद भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, हमारी न्यायिक व्यवस्था में जब ऐसे सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जजों की एक कमेटी जांच करती है और उसके नतीजे सार्वजनिक किए जाते हैं। हमें कमेटी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। शाह का यह बयान तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के तबादले का विरोध करते हुए इसे न्यायपालिका के लिए काला दिन करार दिया और उनकी शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों ने नकदी के ढेर बरामद किए। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें FIR की मांग की गई थी और कहा कि जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर हैं, जिससे मामला और गर्मा गया। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप से दहशत फैल गई है। घर, इमारतें, पुल, बांध सब तबाह हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले 28 मार्च की सुबह 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। चीन से लेकर भारत तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद 2 आफ्टर शॉक भी आए थे। म्यांमार और थाईलैंड के इतिहास में पिछले 200 साल में यह सबसे बड़ा भूकंप है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 2400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने इस आपदा से मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा होने की आशंका जताई है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक म्यांमार में आए इस भूकंप ने 334 परमाणु बम विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा की। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया समेत तमाम देशों ने म्यांमार के लिए राहत और बचाव कार्य में मदद भेजी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार जनरल से बात की
भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। बताया जा रहा है कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ प्रकृति का कहर भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में म्यांमार में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात भी म्यांमार के मांडले शहर के पास 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया और अब 29 मार्च को दोपहर 3:30 बजे फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई, जिसके बाद से कई इलाकों में डर का माहौल बन गया है।